अस्सलामुअलैकुम, हाय एंड हेलो, वेलकम टू द एंड स्पोर्ट्स पल्स। खेलों की इस दुनिया में आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। इससे पहले कि खेलों की इस दुनिया में एंटर हों, हम आप लोगों से कुछ बात करना चाहूँगी। आज मैं सबसे पहले आपका बेहद शुक्रिया कि आप लोग वीडियोस को देखते हैं, अपना फीडबैक देते हैं, ख़ासतौर पर जो व्यूअर्स मैसेजेस करते हैं तो बड़ी खुशी होती है। और दूसरी बात ये कि अब आप लोगों की जैसे फरमाइश थी कि भाई लाइव इंटरेक्शन शुरू करें, तो इंशाल्लाह से जल्द ही लाइव आप लोगों से हम जो चिट चैट का सिलसिला है वो शुरू करेंगे। मैं लाइव आया करूँगी और उसके लिए मैं पहले एक पोस्ट शेयर कर दूँगी डे के साथ, टाइमिंग के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जितने हमारे व्यूअर्स हैं उस सेशन में, लाइव सेशन में शामिल हो सकें। और वो पोस्ट मैं ना सिर्फ यूट्यूब पे शेयर कर दूँगी बल्कि इसके साथ साथ जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है या जो मेरा फेसबुक का अकाउंट है उस पर भी शेयर कर दूँगी। और जनाब, आज की वीडियो में थोड़ी सी नॉइस की आपको प्रॉब्लम आ सकती है क्योंकि विंडोज़ ओपन है, गर्मी काफ़ी हो रही है, फ़ैन ऑफ़ किया हुआ मैंने ताकि मज़ीद नॉइस क्रिएट ना हो। तो ये जो बैकग्राउंड में नॉइस आपको आएगा इसको थोड़ा सा बर्दाश्त कीजिएगा, पेशगी में माजरत के साथ। और हमारे एक व्यूअर हैं भाई अमित ग़यास, उनको बड़ी प्रॉब्लम हो रही है कि वो जो मैसेजेस करते हैं ना वो शो नहीं होता है वीडियोस पे। तो आप में से अगर किसी को इस बारे में इंफॉर्मेशन है तो काइंडली हेल्प हिम आउट, बल्कि काइंडली हेल्प मी आउट, क्योंकि आप सब मेरे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हैं। और हमेशा से अमित ग़यास साहब के जो मैसेजेस हैं बड़े क्या मैं कहूँगी ना, डिटेल्ड और बड़े एनालिसिस वाले वो मैसेजेस करते हैं, बड़े लंबे लंबे से, कि जिनको यकीनन आप पढ़ के भी इंजॉय करते होंगे। मेरा प्रोग्राम एक तरफ और उनके मैसेजेस एक तरफ, पूरा एनालिसिस उनके मैसेजेस में भी होता है। तो उनका मैसेज शो नहीं हो रहे। मैंने अपना जो यूट्यूब चैनल है उसकी सेटिंग्स सारी चेक कर ली है, मेरे एंड पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब क्या प्रॉब्लम आ रही है मुझे समझ नहीं आ रही है। तो आप में से अगर किसी को इन्फॉर्मेशन है सो काइंडली ज़रूर कुछ हेल्प आउट करने की कोशिश की जाए भाई हमें आप लोगों की जानिब से। अब जनाब आगाज़ करते हैं इस वीडियो का। खेलों की दुनिया में जब हम 7 अगस्त 2024 की बात करेंगे तो ये वीडियो आप जब भी देखें, आज देखें, कल देखें, परसों देखें, ये बात याद रखिएगा कि इट इज़ वन ऑफ द अनफॉरगेटेबल डेज़ फॉर इंडिया रिगार्डिंग स्पोर्ट्स। क्योंकि बहुत से ऐसे रिज़ल्ट ऐसे सामने आए कि जो ना सिर्फ हार्ट ब्रेकिंग थे बल्कि शॉकिंग थे। ओलंपिक्स पे बात करेंगे क्योंकि ओलंपिक्स में इंडिया के 117 एथलीट्स तो गए हैं, कंटेंजेंट्स तो गए हैं, लेकिन वैसी परफॉर्मेंस अभी तक सामने नहीं आ रही। लोग किसी ना किसी हद तक डिसअपॉइंट होना शुरू हो गए हैं। कल भी मेरी एक वीडियो पर मैसेज आया था, मैं उसे पढ़ रही थी। वो एक हफ्ते पहले की वीडियो पर उन्होंने कमेंट किया हुआ था कि हम इतनी बड़ी हमारी आबादी है और उसमें से आप सिर्फ 3 ब्रॉन्ज मेडल लेके आए हैं, तो ये बड़ा शेमफुल है। और मैंने उन्हें कहा कि कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत आपको नहीं है, आगे भी खेल बाकी हैं। और जो रेसलर थी विनिश फागोट, जो कि गोल्ड मेडल के लिए लड़ रही थी, उनसे बड़ी उम्मीद थी। अभी भी निराज चोपड़ा से उम्मीद है। सो आई सेड कोई इतनी परेशानी की बात नहीं है, आगे भी मेडल्स आएंगे। लेकिन जब 7 तारीख आई और उसमें ये ख़बर सामने आई कि जो विनिश है वो डिसक्वालीफाई हो गई हैं, यानी शी कैन नॉट कम्पीट एनी मोर इन द ओलंपिक्स। सो इट वॉज़ बिगेस्ट शॉकिंग फॉर मी। और बीइंग अ फ़ैन और बीइंग अ स्पोर्ट्स एनालिस्ट, मुझे इतना दुख व अफसोस हुआ। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि जो फैंस हैं, जो इंडियंस हैं, ख़ासतौर पे जो इंडियन फैंस हैं जो उन्हें सपोर्ट कर रहे थे, और वो ख़ुद कितनी तकलीफ़ से गुजर रही होंगी। तो इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ टीम इंडिया के लिए भी 7 तारीख ऐसी तारीख है जो कि जिसे टीम इंडिया भी याद नहीं रखना चाहेगी, क्योंकि क्रिकेट में टीम इंडिया के, जिसकी हम हमेशा तारीफ़ करते हैं और काफ़ी अरसे से तारीफ़ करते आ रहे हैं, क्योंकि जीतने की आदत डाल दी उन्होंने, लेकिन अब वो हारे हैं और इस तरह से हारे हैं कि आपको मुझे सबको हैरान कर दिया। बल्कि मैं सोच रही थी कि जो गौतम गंभीर है वो शुक्र कर रहे होंगे कि चलो अच्छी बात है जो लोग हैं वो ओलंपिक्स में ज़रा बिजी हैं, वरना तो बहुत ही बुरी होने वाली थी। क्योंकि टीम की परफॉर्मेंस पे बहुत से क्वेश्चन उठते हैं कि जिस तरह से आप स्पिन को खेले हैं, आपने जिस तरह से बैटिंग की है, बॉलिंग भी उस क्वालिटी की नहीं हुई है। और 27 साल बाद श्रीलंका ODI सीरीज़ इंडिया से जीतने में कामयाब हो गया है। एक लंबा इंतज़ार किया उन्होंने और उन्हें फल मिला। ये जो सीरीज़ है इस पे बात हम करेंगे, क्योंकि ख़ासतौर पर ये जो मैच है, क्योंकि देखिए ये जो सीरीज़ थी ना, इसमें 2 डेब्यू थे।
अब आप कहेंगे कि पता है भाई बैटर्स के क्या कहेंगे ना, क्रिकेटर्स के डेब्यू हुए हैं। मैं यहाँ पर रेहान पराग या जेफरी एंडरसे के डेब्यू की बात नहीं कर रही। मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ कि गौतम गंभीर का एज ए हेड कोच डेब्यू था, और जो असलंका हैं उनका जनाब एज ए न्यू कैप्टन स्टार्ट था, एक जर्नी स्टार्ट करने जा रहे थे वो। और दोनों के लिए ये जो सीरीज़ है एक मुख्तलिफ एंड के साथ ख़त्म हुई है। इस पर बात करेंगे कहाँ पे चूक गई टीम इंडिया, क्या ऐसा हो गया है कि एक ऐसी टीम जो कि अभी T20 वर्ल्ड कप जीत के आई है, ODI में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टीम, नॉट द स्ट्रॉन्ग ओनली, स्ट्रॉन्गेस्ट टीम मानी जाती है, वो इस तरह से आउट क्लास हो गई श्रीलंका के सामने। इस पे भी आपसे बात करेंगे। पाकिस्तान की जानिब से जो टेस्ट सीरीज़ है बांग्लादेश से खेलनी है, उसके लिए स्क्वाड अनाउंस हो गई है टेस्ट सीरीज़ के लिए। ए टीम की भी हुई है क्योंकि बांग्लादेश की ए टीम भी आएगी, और जो नेशनल साइड है उसके लिए भी स्क्वाड की अनाउंसमेंट हो गई है। उस पे आज के प्रोग्राम में हम तफसील से बात नहीं करेंगे, बस थोड़ा सा एक रिव्यू कर लेंगे। इस पर तफसील से वीडियो करूँगी क्योंकि वरना भी वीडियो लंबी हो जाएगी और बात करने के लिए आज बहुत कुछ है। सबसे पहले जनाब, जब हम टीम इंडिया की बात करते हैं, हमेशा ओलंपिक्स से मैं बात का आगाज़ करती हूँ, लेकिन आज टीम इंडिया की बात बनती है क्योंकि टीम इंडिया ने जितना जो ओलंपिक्स में ख़बरें आ रही हैं, जितना मुझे वो बाज़ दफ़ा हैरान कर देती हैं, उससे कहीं ज़्यादा मुझे टीम इंडिया की जो परफॉर्मेंस है ना, उसने हैरान के साथ परेशान कर दिया। क्योंकि चलें देखिए, ओलंपिक्स में तो आपके जो एथलीट्स हैं वो ट्राई कर रहे हैं, और कितने ऐसे हैं जो कि बस करीब आके ना वो बस दे कुड नॉट मेक इट। और अगर हम ओलंपिक्स के बाद में पूरी इस पर डिटेल वीडियो करूँगी कि कितने ऐसे मेडल थे जो कि इंडिया ग्रैब कर सकता था, और वो इस वजह से नहीं कर सका कि सिर्फ कुछ सेकंड्स में, कुछ मिनट्स में जो एथलीट थे वो चूक गए और वो नंबर 4 पे आए। तो वो जो नंबर 4 पे आए हैं, अगर वो नंबर 3 पे आते तो कितने मेडल्स पास होते। तो इस पर तो हम तफसील से बात करेंगे, लेकिन जो टीम इंडिया है ना, उनकी जानिब से एफर्ट नहीं दिखाई दी। हार जाएँ, मैं पाकिस्तान की टीम हारती है ना, मैं कहती हूँ ठीक है आप हार जाएँ, लड़के हारें, इस तरह नहीं हारें कि आप बिल्कुल क्लूलेस हैं, आपको समझ ही कुछ नहीं आ रहा, आपसे खेला नहीं जा रहा है। इस सीरीज़ में, ODI सीरीज़ में तीनों, अब इसको हम लकी कहेंगे कि तीनों दफ़ा जो टॉस है वो श्रीलंका ने जीती और पहले बैटिंग का फैसला किया, क्योंकि पिच इस तरह की थी, कोई भी टीम वो जीती बैटिंग का फैसला करती। लेकिन इंडिया की टीम जिस लेवल की है, फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रही है, इसमें सिर्फ इस वक्त बुमराह नहीं है और एक हार्दिक पांड्या नहीं है, या अगर शामी को शामिल करना चाहें तो वो नहीं है, वरना तो आप अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ खेल रहे हैं। और श्रीलंका की टीम, मैंने पहले भी कहा था, उनके साथ बड़ी इंजरीज़ के भी इशू हो गए, वो उस तरह से खेल नहीं सके, बाज़ उनको बड़े फोर्स अपनी टीम के अंदर खिलाड़ियों को ऐड करना पड़ा, जैसे कि हसरंगा आउट हो गए, या पथिराना आउट हो गए, मधुशंका आउट हुए हैं, चमीरा वो जिस तरह से अनफिट हुए। अगर नॉर्मल हालात होते तो क्या टीम ने इनको इंडिया के सामने बिठाना था, श्रीलंका की टीम ने? लेकिन फिर भी वो खेले हैं, और आप देखें कि वो जीते किस तरह से हैं। तो वो जो उनकी ये जो जिन अपने खिलाड़ियों पर ट्रस्ट किया श्रीलंका ने, वो सामने आए और उन्होंने वो जो ट्रस्ट था अपनी टीम का, उस पर खरा उतरे हैं। तो श्रीलंका की टीम ने तीसरे ODI में भी टॉस जीत के पहले बैटिंग का फैसला किया, और आप देखिए तीनों ODI के अंदर कोई इतना बड़ा इनॉर्मस स्कोर नहीं बना दिया श्रीलंका ने कि हम कहें वाह वाह कमाल हो गया, ये तो इतना बड़ा स्कोर था कि इसको उस पिच के ऊपर ना मतलब उसको अचीव करना ही बड़ा मुश्किल था। इस तरह की कोई बात नहीं थी। तीनों मैचों के अंदर 250 का हिस्सा नहीं टापे हैं वो। पहले मैच के अंदर 230 था, फिर उसके बाद 240 और अब 248। सो 248 बना, और आप देखें कि जो उनके पहले 3 बल्लेबाज थे ना, पहले 3 बल्लेबाज 200 तो उन्होंने बना दिया। जो निशंका हैं उन्होंने जनाब यहाँ पे 45 रन बनाए, और अविष्का फर्नांडो 96 के साथ सबके सामने वो क्या कहेंगे ना, वो ब्राइट स्टार की तरह जगमगा रहे हैं। कुशाल मेंडिस ने 59 बनाए, और जिस तरह का स्टार्ट अविष्का फर्नांडो ने दिया था, और बाद में वो जिस तरह से खिलाड़ी एकदम से आउट हुए 3-4, तो ऐसे वो लगा कि नहीं ये गलत हो गया है, श्रीलंका की टीम इससे अच्छा खेल सकती थी, मतलब एट द पार स्कोर बनाया है। और वो जो आखिर में आते हैं उनके बैटर मेरे ख्याल से 8वें नंबर पे आते हैं बल्लागे के बाद, कि जिनका नाम है आई थिंक यस कमिंदू मेंडिस, जो कि बैट के साथ भी बड़ा अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, और आज भी यानी तीसरे ODI में भी उन्होंने 23 रन बनाए, और इस तरह से वो जो थोड़ी सी फाइट उन्होंने पुट की तो 248 बनते हैं।
लेकिन ये 248 भी जब इंडिया के सामने आया तो ऐसे वो लग रहा था पता नहीं कितना बड़ा स्कोर है, पता नहीं 350 का स्कोर अचीव करना चाह रहे हैं वो। और जो बॉलिंग की है, बॉलिंग के अंदर जो रेयान पराग का बड़ा अच्छा डेब्यू हुआ, 3 विकेटें ली उन्होंने। और जो स्पिनर्स हैं, वाशिंगटन सुंदर ने अच्छी बॉलिंग की। कुलदीप, देखें कुलदीप हालांकि इस पिच के अंदर ना टर्न भी है और स्पिन ट्रैक और ग्रैब भी, मतलब ग्रैब भी कर रही थी विकेट, ख़ासतौर पर टर्न बहुत फ़ायदा दे रहा था स्पिनर्स को। तो कुलदीप यादव उस तरह से विकेटें नहीं ले सके। मुझे ऐसे मुझे पर्सनल वो लगता है, फीलिंग है, अब पता नहीं आप लोग इससे एग्री करें ना करें, कि बॉलिंग अच्छी की है उन्होंने। द थिंग इज़ डैट जो सामने वाले बल्लेबाज थे ना उनको बड़ा कॉशियस वे में खेल रहे थे, क्योंकि कुलदीप यादव को विकेटें ना मिली हों बेशक 1-2, उससे पहले एक भी नहीं पहले वाले ODI में, लेकिन वो इकनॉमिकल रहे हैं, उनको कॉशियस वे में बल्लेबाज खेले हैं, उनके सामने रन नहीं बने हैं। और आज के मैच में इंडिया ने जो तीसरा ODI है, नॉट द आज का, उसके अंदर इंडिया ने कुछ चेंजिंग भी की। एक मेन पेसर के साथ गए, सिराज के साथ अर्शदीप को रेस्ट करवाया और पराग को इन किया, जो कि अच्छा फैसला था। और शिवम दुबे ने 4 ओवर करवाए। सो सिराज की जो पिटाई हुई है भैया, आज सिराज ने अपना जो करियर है उसकी वर्स्ट ODI फिगर्स आज सिराज को मिली, कि आप देखें 9 ओवर्स के अंदर 1 विकेट और 78 रन्स। और फिर तो बिल्कुल ऐसा हो गया था कि सिराज का कॉन्फिडेंस बिल्कुल शेक हो गया था। कहाँ हम बात कर रहे थे कि वो सिराज जो कि हमेशा आते हैं और श्रीलंका को शैटर करके चले जाते हैं, ख़ासतौर पे उनकी ओपनिंग जो जोड़ी होती है, चाहे हम एशिया कप के फाइनल की बात कर लें या हम वर्ल्ड कप की बात कर लें। लेकिन अभी सिराज बिल्कुल क्लूलेस दिखाई दी और आखिर में आके बिल्कुल अविष्का फर्नांडो तो उनको ना अपनी विल पे मार रहे थे और बिल्कुल फ्लैट उन्होंने बॉलिंग करना शुरू कर दी थी सिराज ने। सो ऐसा दिन था सिराज के लिए, अ डे दैट ही मस्ट वांट्स टू फॉरगेट। सो बहरहाल इस तरह से जब टीम इंडिया की बैटिंग की बारी आती है तो ये जो 248 रन बनाए श्रीलंका ने, उसके जवाब में इंडिया की जानिब से सिर्फ 4 बल्लेबाज ऐसे हैं जो कि डबल फिगर्स में दाखिल हुए हैं। मतलब जो स्पिन है वो समझ नहीं आ रही थी, आपको पता नहीं चल रहा था कि बॉल क्या आ रही है। मुझे सबसे ज़्यादा अफसोस कोहली का हुआ कि वो जिस तरह से आउट हुए, ऐसे वो लग रहा था कि पता ही नहीं चल रही कि बॉल किस तरह की आ रही है, क्या आप सही उसकी लाइन एंड लेंथ को पकड़ ही नहीं पा रहे हैं। एंड ही जस्ट गॉट आउट। सो जो 4 बल्लेबाज हैं उनमें रोहित शामिल हैं। रोहित की जानिब से इंटेंस दिखाई दी, वो हमेशा ये एग्रेसिव आके खेलते हैं। अभी भी जो 35 रन बनाए उन्होंने 175 के स्ट्राइक रेट से बनाए। कोहली 20 रन बना के आउट हो गए। रेयान पराग 15 और वाशिंगटन सुंदर वाहिद ऐसे बल्लेबाज हैं, जब सारे जब ये झड़ी वो लगी हुई थी ना आउट होने की, विकेटें गिरने की इंडिया की, तो ही वॉज द पर्सन कि जिन्होंने ऐसे वो लगा के फाइट बैक किया है। ही ट्राई टू पंच बैक और तब थोड़ी सी वो रेजिस्टेंस दिखाई दी। वो 30 रन उनके, बाकी तो कोई कुछ भी नहीं कर सका। और इंडिया की टीम आप देखिए 150 भी नहीं आप बना पा रहे हैं। और ऐसी टीम कि ODI के अंदर, ODI वर्ल्ड कप के अंदर इंडिया की टीम वॉज द बीस्ट, टीम इंडिया वॉज द बीस्ट, कि जिसको खेलना मुश्किल हुआ था। वो तो जो फाइनल था उसमें बैड लक हो गई, बैड डे था टीम इंडिया का कि हार गई। और वो टीम इस तरह से परफॉर्म करे कि उससे स्पिन को खेला ही ना जाए। श्रेयस अय्यर स्पिन के इतने माहिर माने जाते हैं, बट ही फेल्ड। इसी तरह से अक्षय पटेल जो है उनका डे अच्छा नहीं था। अब उस बेचारे पे तो जिम्मेदारी वो नहीं है कि उसी ने आके मतलब मारना है और रोहित ने मारना है, बाकी जो है उनसे खेला ही नहीं जा रहा। शुभमन गिल जो थे वो बड़े बुरे तरीके से पेसर के हाथों आउट हो गए। यानी स्पिन के आगे इतनी टीम इंडिया स्ट्रगल कर रही है कि आप देखें कि ये कंसेक्टिव 3rd मैच था जब स्ट्रेट अवे 9 विकेट्स आपके स्पिनर ने लिए हैं। यानी टोटल 27 विकेट्स आप स्पिनर को दे के जा रहे हो, तो ये बहुत से क्वेश्चन रेज करती है। और मेरे ख्याल से जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी ना उसके अंदर आई वाज एक्सपेक्टिंग कि गौतम गंभीर आएंगे, लेकिन वहाँ पे रोहित शर्मा आए। एंड रोहित शर्मा को एज ए कैप्टन, एज ए प्लेयर, ही इज़ टू गुड। हमेशा जो भी गलतियाँ होती हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं और एक्सेप्ट करके ही आगे बढ़ते हैं। और बड़ी अच्छी प्रेस कॉन्फ्रेंस उन्होंने की एंड ही एडमिटेड, उन्होंने कहा कि वी डिड नॉट प्ले वेल, हमने अच्छी क्रिकेट नहीं खेली, हमने टारगेट नहीं किया। और उन्होंने ये भी एक्सेप्ट किया कि जो स्पिनर्स हैं हम उनको नहीं अच्छा खेल सके। और श्रीलंका ने तीनों दिन जो तीनों मैचेस हैं उसमें हम पे डोमिनेट किया है। और जो पहला ODI है वो तो देखें हो गया एक ड्रॉ। वो भी मैं कहूँगी कि यहाँ पे जो मैनेजमेंट है जो श्रीलंका की है, जो कि टीम को मैनेज कर रहे थे, उसकी मिस्टेक है। क्योंकि अब 2023 से
नया रूल बन चुका है कि 2023 के बाद से जो भी मैच टाई होगा उसमें सुपर ओवर होगा। लेकिन हो सकता है कि ये जो पहला ओडीआई था इंडिया वर्सेस श्रीलंका, उसमें शायद मैनेजमेंट ये समझ रही हो कि ये डिसाइडर्स के लिए रूल है खाली, तो अब चेंज हो चुका है, तो उसमें भी सुपर ओवर हो जाता तो क्या पता 3-0 ही हो जाता। और देखिए जब आप नहीं अच्छा खेलते ना तो फिर बातें होती हैं आपको। अब उनके जो स्पिनर हैं मेरे ख्याल से ठिकसाना जो हैं, महेश ठिकसाना, उन्होंने कहा कि इंडिया से उन्होंने पूछा गया उनसे कि इंडिया जो है वो आपसे हार गई, तो ही सेड वो इसलिए बिकॉज जो इंडिया है, इंडिया यूजुअली प्ले ऑन गुड विकेट्स एंड इन स्मॉल ग्राउंड्स। तो अब इस पर क्या कहें। अब इससे पहले जो इंडिया है वो 27 साल तक श्रीलंका को हराती ही रही है, लेकिन जब आप हार जाते हो तो आपको बातें सुननी पड़ती हैं इस तरह की। और ये भी उन्होंने कहा कि अब ये हमारी ऑफ कोर्स होम कंडीशन है तो हमें अंदाज़ा इसका ज़्यादा है, हम एक्सेप्ट करते हैं इस चीज़ को, बिल्कुल इसका अंदाज़ा श्रीलंका को ज़्यादा होगा। लेकिन फिर वही बात है, हार जाना एक अलग बात है और इतने बुरे तरीके से हार जाना, बहुत से क्वेश्चन रेज होते हैं इस परफॉर्मेंस के ऊपर टीम इंडिया की। तो जी बहरहाल ये एक बुरा रिज़ल्ट जो कि आया। अब बढ़ते हैं हम ओलंपिक्स की जानिब। ओलंपिक्स की बात करें तो चाहे टेबल टेनिस है या बैडमिंटन है, आर्चरी है, शूटिंग है, अब यहाँ से मेडल्स की जो उम्मीदें हैं वो ख़त्म हो चुकी हैं। हाँ अलबत्ता जो रेसलिंग है उसके अंदर अभी 2 जो कैंडिडेट्स हैं वो इंडिया के रहते हैं। अब देखते हैं आगे क्या होता है उसके अंदर। लेकिन जो विनेश फोगाट वो जिस तरह से आउट हुई 50 केजी रेसलिंग के अंदर, वो बड़ा हार्ट ब्रेकिंग था। वो जो डिस्क्वालीफाइड हो गई, एक्चुअली आप देखें अब तक आपको पता चल ही गया होगा, क्योंकि मैं तो सुबह से मुझे ऐसे वो लग रहा है कि बस यही न्यूज़ फॉलो कर रही हूँ। यकीन नहीं आ रहा था कि यार ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ। फिर जब ज़रा डिटेल में गई, हिस्ट्री पढ़ी, तो पता चला कि 2016 में भी इनके साथ ऐसा हुआ था एशियन गेम्स में। सो बेसिकली जो विनेश हैं वो 53 कैटेगरी की हैं रेसलर, लेकिन वो स्लॉट पहले फिल हो चुकी थी और इस वजह से फिर उन्होंने फ़ैसला किया कि मैं 50 केजी की कैटेगरी में जो है फ़ाइट करूँगी। और देखें जो रेसलर्स होते हैं वैसे भी वो अपने से लो जो वेट की कैटेगरी होती है उसमें ही जाके फ़ाइट करने को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, क्योंकि फिर आपके पास एज आ जाता है। लेकिन जो रेसलिंग है इसमें आपको वेट को मेनटेन करना, उस कैटेगरी पे पूरा उतरना, ये बड़ा चैलेंजिंग होता है। जब उन्होंने गोल्ड मेडल के लिए क्वालिफाई किया है और जो जापानीज़ उनकी कंपेटिटर थी, जो कि बहुत बड़ा नाम जापान के अंदर, आप देखें जो टोक्यो ओलंपिक्स थे उनमें वो जापान की फ्लैग बैरियर भी थी। और वो शी इज़ टू गुड के जो जापान है उसको पता था ये गोल्ड मेडल तो बंदी लेके आएगी, उनको देखे हरा दिया विनेश ने। लेकिन उसके बाद जब वो फाइनल में पहुंचती हैं क्यूबा की रेसलर को हरा के, और वो जो क्यूबा की रेसलर है वो इससे पहले वो जिस तरह क्वालिफाई करके आई थी वो 10-0 से क्वालिफाई करके आई थी और उनको हराया। और गोल्ड मेडल के लिए अब अमेरिका की जो रेसलर है उससे उनका मुकाबला होना था। लेकिन जब वो जिस मुकाबले की सुबह वो अब गई जब अपने वेट के लिए, तो उसमें 100 ग्राम ज़्यादा आ रहा था, 1 kg ज़्यादा आ रहा था। और ये पहले से पता था इस वजह से कि जब वो जो 3 कल मुकाबले हुए, नॉट द कल, उससे पहले जब मुकाबले हुए तो जब उसको सामने आया वेट तो वो उनका 2 kg और 2 kg प्लस कुछ ज़्यादा आ रहा था। तो उसके बाद जो थे फिर उन्होंने एक्सरसाइज शुरू की, साइकिलिंग की, जॉगिंग की और स्वेटिंग वगैरह का जो भी प्रोसेस होता है वो किया गया। सारी रात वो सोई नहीं, आप देखिए कितनी मुश्किल से वो गुजरी। लेकिन उसके बावजूद जो वेट था वो बस 100 ग्राम ही कम हुआ, यानी 1 kg प्लस कुछ कम हुआ। 1 kg अभी भी रहता था। बाल काट दिए उनके, तो अब इससे ज़्यादा क्या करते हैं। तो इट वॉज सो हार्ट ब्रेकिंग, क्योंकि ये रूल हैं और ये रूल 2013 में डिसाइड हो चुके हैं। ऐसा नहीं है कि इंडिया के साथ कुछ गलत हो गया है, कि क्योंकि अगर आप 1 ग्राम भी ज़्यादा होंगे ना तो फिर आपको एज मिल जाता है आपके कॉम्पिटिटर के ऊपर। तो इस वजह से सेम वेट होना चाहिए। 50 kg की कैटेगरी है तो 50 kg ही आपका होना चाहिए है। सो इट वाज अ बैड लक, बैड डे कि नहीं सोचा था। और आप देखिए शुरू में ऐसा हो जाए ना तो चलें ठीक है, लेकिन इतना आगे आके जब आपको पता है कि गोल्ड के लिए मैं लड़ रही हूँ और वरना सिल्वर तो आएगा ही आएगा, और अब जो रूल्स हैं उनके मुताबिक सिल्वर मेडल किसी को दिया ही नहीं जाएगा, गोल्ड जो अमेरिका की हैं उनको मिल जाएगा।
और फिर ब्रॉन्ज़ मेडल के लिए मुकाबला होगा। और अब जो विनीश हैं वो सबसे लास्ट में आएंगी, क्योंकि जो भी रूल्स हैं 2013 में बने उसके मुताबिक जो रेसलिंग के रूल्स हैं वो इसी तरह से कहते हैं। अब जो डिफरेंट एथलीट हैं, कुछ इंटरनेशनल एथलीट्स के ख़िलाफ़ बोल भी रहे हैं कि सुबह 8 साढ़े 8 के बजे के बजाय आप ये जो वेट को आप चेक करते हैं ये 10 साढ़े 10 बजे रखें या थोड़ा सा मार्जिन दें। अब ये तो बाद की बातें हैं, होगा या नहीं होगा, लेकिन अभी के लिए बड़ी ये अफसोस की बात है। और इंडिया की जानिब से भी जो साथी मलिक हैं या निखत ज़रीन हैं और जो डिफरेंट जो रेसलर हैं उन्होंने बेस्ट विशेस दी हैं, अफसोस का इजहार किया। अब इससे ज़्यादा क्या कर सकते हैं हम। सो इट वाज़ अ बैड डे। लेकिन मैं एक इंटरव्यू देख रही थी आज ही, जो इंडिया के एक्स जनाब IOA के चीफ हैं नरेंद्र बत्रा। सो उन्होंने जो अपने ख़यालात का इजहार किया, अब मुझे नहीं पता कि वैसे तो ही ट्राई टू बी न्यूट्रल, लेकिन कुछ पॉइंट्स उन्होंने रेज़ किए कि जिस पे मेरे ख्याल से बिल्कुल जो ओलंपिक्स हैं इंडिया की एसोसिएशन वो खुद भी चेक करेगी और उन्होंने चेक किया भी होगा। बिकॉज ही सेड कि जो विनीश फोगाट हैं उनके जो कोच और जो न्यूट्रिशनिस्ट हैं दे आर अकाउंटेबल, दे शुड बी अकाउंटेबल, क्योंकि उन्होंने कहा ये तो रेगुलरली बेसिस पे चेक होता है कि हर मुकाबले के बाद उनका वेट चेक किया जाना चाहिए था। फिर उस हिसाब से आप उन्हें कार्ब्स या पानी या जो भी दे रहे हैं वो आप उनको देते। तो इस पर अब जो मर्ज़ी करें, जो अफसोस था वो तो हो गया। सो अब क्या किया जा सकता है। अब जनाब जो नीरज चोपड़ा हैं, जो नीरज चोपड़ा हैं वो रह गए हैं कि जिनसे वो लगता है कि कोई ना कोई मेडल, बल्कि गोल्ड मेडल मैंने इसलिए मेरे मुंह से वो निकल गया कि मुझे ऐसे वो लगता है वो गोल्ड मेडल लेके आएंगे कि जिस तरह से उनकी परफॉर्मेंस जारी है। तो वो उम्मीद रह गई है और हमारी जनाब एक उम्मीद है, एक अल्लाह ताला है और उसके बाद जो है वो अरशद नदीम है। और दुआ करते हैं हम कि वो भी कोई ना कोई मेडल ज़रूर पाकिस्तान के लिए लेके आएँ ओलंपिक्स का। ये जो जिंक्स है ना जो 1992 से अब तक पीछा कर रही है, कोई मेडल नहीं है ओलंपिक्स का, अब तो आ जाए भाई। बेशक हमारी जो ओलंपिक एसोसिएशन है इज़ अ मैस, स्पोर्ट्स बोर्ड जो है वो डिज़ास्टर्स है, लेकिन जो एथलीट मेहनत कर रहा है, पाकिस्तान के लिए कुछ करना चाह रहा है लिमिटेड रिसोर्सेज के होते हुए और उसमें टैलेंट है, एक ऐसा एथलीट है इंडिविजुअल कैटेगरी के अंदर, पाकिस्तान की जानिब से एक नई हिस्ट्री है कि वो दूसरी दफ़ा फाइनल में पहुंचा है। तो टोक्यो ओलंपिक्स में तो वो नंबर 5 पे आए थे। आई विश के वो मेडल लेके आए पाकिस्तान के लिए। सो ओलंपिक्स से अब जल्दी से थोड़ी सी पाकिस्तान की जो स्क्वाड अनाउंस हुई है उसकी बात कर लेते हैं। कुछ ऐसे नाम हैं जो कि लास्ट टेस्ट में थे अब नहीं है, कि जैसे कि इमाम है, जो बिल्कुल अच्छी बात है कि वो नहीं है, क्योंकि मेरे ख्याल से नाउ इट्स द टाइम कि नए जो लोग हैं उनको चांस दिया जाए जो डिज़र्विंग है। हालांकि जो नाम होने चाहिए थे कि जैसे साहबजादा फरहान है नहीं है, या हसीबुल्ला A टीम में होने चाहिए थे, वो दिखाई नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इमाम जो थे इमामुल हक वो तो लास्ट ऑस्ट्रेलिया के टूर पे, ऑस्ट्रेलिया का टूर हुआ था प्लस उनका हनीमून हुआ था, वो घूम फिर के आ गए थे। कोई इतनी अच्छी परफॉर्मेंस उनकी रही नहीं थी, मेरे ख्याल से 100 रन भी नहीं बनाए थे उन्होंने, अगर हम उनकी इनिंग्स को देख लें तो। मुझे याद नहीं है एग्जैक्टली, लेकिन परफॉर्मेंस उनकी अच्छी नहीं रही थी। इसी तरह से वही फ़हीम अशरफ के वो भी बिल्कुल माठे रहे थे, कोई परफॉर्मेंस नहीं थी और वो तो वैसे ही बस आ गए थे, क्योंकि हमारे यहाँ तो आपको पता है पर्ची सिस्टम चलता है, तो वो नहीं है। और नोमान अली नहीं है। सो कुछ ऐसे नाम हैं जो कि होने चाहिए थे और कुछ ऐसे नाम हैं जो कि नहीं हैं। तो इस पर तफसील से बात करेंगे, लेकिन अच्छी बात जो एक ये है कि सऊद शकील को वाइस कैप्टन बनाया गया है, यानी कि फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह बाबर आजम से आगे आप कुछ सोच रहे हैं और टेस्ट के अंदर अब सऊद शकील को देखते हैं जनाब फ्यूचर का कैप्टन। तो जी ये थी आज की वीडियो। अब आपसे कल मुलाकात होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा, हंसते मुस्कुराते रहिएगा, क्योंकि आप मुस्कुराते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। अल्लाह के बान।